देखें भाई, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंप्यूटर के दो पेपर्स। तो एक पेपर आपका 2008 और एक पेपर 2009 का। ठीक है, देखें भाई, तो 2008 का पेपर करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ सीपीयू has an arithmetic unit that adds byte and then set its V, C and Z flag bit। V, C, Z फ्लैग बिट का मतलब हमने आपसे बोला था कल, या तो जीरो या तो वन। तो इसको ये सेट करता है, इसकी वैल्यू या तो जीरो सेट करेगा या वन। ऐसे इसकी वैल्यू या तो जीरो या तो वन, ऐसे इसकी। फिर आगे कह रहे हैं कि द वी बिट इज सेट इफ अर्थमेटिक ओवरफ्लो अकर। तो अगर ओवरफ्लो अकर हुआ, ओवरफ्लो, तो ये वन हो जाएगी, और अगर ओवरफ्लो अगर नहीं हुआ तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द वी बिट इज सेट इफ अर्थमेटिक ओवरफ्लो अकर। अगर ओवरफ्लो अकर होता है तो वन, अदरवाइज जीरो। द सी बिट इज सेट इफ अ कैरी आउट इज जनरेटेड फ्रॉम द एमएसबी बिट ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। मतलब अगर ये कैरी मिलती है तो इसको वन सेट करेंगे, अदरवाइज जीरो सेट कर देंगे। फिर कह रहे हैं कि जेड बिट इज सेट इफ द रिजल्ट इज जीरो। अगर रिजल्ट जीरो हुआ तो ये इसको वन सेट करेंगे, अदरवाइज जीरो। मतलब कुल मिला के सबकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी। ओवरफ्लो अकर होगा तो वी वन होगा और अदरवाइज जीरो। अगर कैरी मिलेगी तो सी वन होगा, अदरवाइज जीरो। और अगर हमको रिजल्ट जीरो मिला, रिजल्ट क्या मिला? जीरो, तो इसकी जेड की वैल्यू वन होगी, नहीं तो जीरो होगी। अब आपके पास कहा गया है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वी, सी, जेड फ्लैग बिट रेस्पेक्टिवली आफ्टर 8 बिट दीज नंबर्स आर एडेड। ठीक है, तो अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो वन वन वन, वन वन वन, वन वन वन, और वन वन जीरो, और यहाँ पे वन। तो ये आ जाएगा वन और ये वन। तो ये वन जीरो वन, वन वन कहाँ पे गलत लिख गया? तो गलत ऐड कर दिया क्या? तो भाई क्यों फिर तुम लोगों का? तो यहाँ पे वन और ये जीरो और ये वन, वन वन जीरो, और यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे कैरी जीरो थी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो इसमें ओवरफ्लो अकर हुआ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर ओवरफ्लो अकर है तो इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, फिर z क्या था? अगर कैरी मिले, तो कैरी हमको मिला या नहीं मिला है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी। और रिजल्ट हमको जीरो मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, तो रिजल्ट की वैल्यू जीरो। तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वन वन जीरो। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इन्होंने क्या पूछा? वी, सी, जेड की वैल्यू बताओ। तो वी मतलब वन, सी मतलब वन, और जेड मतलब जीरो। क्लियर है? तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका करवा देंगे भाई। यहां पर ये क्वेश्चन आपका देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि v का अपना एक मतलब है, z का अपना एक मतलब है, c का अपना एक मतलब है, और वो मतलब उनके बताए कि अगर ओवरफ्लो होगा तो v की वैल्यू वन, अदरवाइज जीरो। सेट का मतलब वन होता है, तो v की वैल्यू सेट होगी अगर ओवरफ्लो अकर होगा। इसका मतलब v की वैल्यू वन होगी अगर ओवरफ्लो होगा। ऐसे कैरी वन होगा अगर कैरी मिलेगा, नहीं कैरी मिलेगा तो जीरो, और रिजल्ट अगर जीरो आ जाता तब वन होता, अदरवाइज जीरो। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात?
अगला क्वेश्चन है आपके पास ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम यूजेज मोर मेमोरी देन एन इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम टू अ लोअर लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। तो यही सही है, ठीक है। चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है प्रोग्राम को। हाई लेवल मतलब जो हम लोग समझते हैं, और लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो जब भी कंपाइलर है तो उसको हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल दोनों में ही बदलता है। लेकिन यहाँ बी क्यों सही है, कह रहे हैं हाई लेवल से लो लेवल में बदलेगा फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ये बात सही है कि एग्जीक्यूशन तो कंप्यूटर तभी कर पाएगा जब आप हाई लेवल से लो लेवल में बदलें, और वो कंपाइलर कर लेता है, ठीक है। आगे वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला यहां पर है ये क्वेश्चन, बोलो भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 10 बिट मेंटिसा। तो जो मेंटिसा है वो कितने बिट का है, 10 बिट का, ठीक है। मेंटिसा हमारे पास 10 बिट का है और इंक्लूडिंग साइन बिट, ठीक है। साइन बिट भी इसी में है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि 7 बिट एक्सपोनेंट। तो जो आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो कितने बिट का है, 7 बिट का, और इसमें भी साइन बिट इंक्लूड है, ठीक है। साइन बिट इंक्लूड है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड। इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा ये पूछा गया है। एज्यूम दैट मेंटिसा इज स्टोर्ड इन नॉर्मलाइज फॉर्म। मेंटिसा जो होना चाहिए वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज विदाउट लीडिंग जीरो, ठीक है। विदाउट लीडिंग जीरो का मतलब नॉर्मलाइज फॉर्म आप जानते ही हो, 1 को नॉर्मलाइज बोलते हैं। नॉर्मलाइज मतलब 1 पॉइंट नंबर में लिखा जाए इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज। तो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज का मतलब है कि लीडिंग में जीरो ना हो, समझ पा रहे हो। तो इन्होंने वो खुद बता दिया। तो अब हमको इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर आप कैसे बना सकते हो, तो अगर 10 बिट है तो सबसे बड़ा नंबर तभी बनेगा जब सारी बिट 1 हो जाए। सारी बिट क्या हो जाए, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म, नॉर्मलाइज फॉर्म। अब आपको फॉर्मूला याद है, 1 इंटू 2 की पावर ई माइनस बायस। तो यहां पे बायस लेना नहीं है क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कौन सा स्टैंडर्ड, 734 वाला नहीं है, 742 752 754। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर नहीं है, तो यहां पे बायस का यूज हमको नहीं करना। तो एक्सपोनेंट जो है वो कितने बिट का है, 7 बिट का, ठीक है। तो 7 बिट का मतलब यही तो हुआ कि 2 की पावर कुछ रही होगी, 2 की पावर कुछ रही होगी। अब पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और मैक्सिमम और पॉजिटिव भी। क्यों, क्योंकि इसमें साइन बिट इंक्लूड है। तो साइन बिट से ही डिसाइड होगा कि पावर पॉजिटिव है कि पावर नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास टोटल 7 बिट है, 7 बिट, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम लोग देखें कि 2's कॉम्प्लीमेंट में कितने पॉजिटिव नंबर और कितने नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पर जब निकालोगे तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर यही होती है। तो यहां पर जब 7 रखोगे तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 -1, तो ये कितना -63 से 64
4 से 64 से कहां तक? 63 तक। समझ पा रहे हो? 63 तक। तो जो हाईएस्ट नंबर बनेगा वो तब बनेगा जब ये पावर हो जाए। हाईएस्ट नंबर कब बनेगा? जब ये पावर हो जाए। तो यहां पर हम लोग कितना रख देंगे? 2 की पावर 63, 2 की पावर 63। तो जब ये नंबर आपका बन रहा होगा तो यहां से अगर हम देखें तो आपको ये पता है कि एक नंबर जो है पहले से रिजर्व होता है। हमने आपको बताया था जब फ्लोटिंग पॉइंट होता है तो उसमें 0 पहले से रिजर्व और 1 वाला भी सारा नंबर पहले से रिजर्व। तो यहां से अगर देखें तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि इसको लिखोगे 2 पॉइंट समथिंग नहीं, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 ऐसे होगा। तो ये जो नंबर आएगा ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, होगा कि नहीं? तो ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 की पावर 63। तो जो नंबर आपका बनेगा तो 1 पॉइंट समथिंग कर रहे हो तो लगभग ये इसके आस पास होगा। तो यहां पर आप कह दोगे कि जो अप्रोक्सीमेटली नंबर होगा मैक्सिमम वो 2 की पावर 63 होगा। समझ पाना कैसे? फिर से समझ लो। मेंटिसा हमारा 10 बिट का, इसमें साइन बिट इंक्लूड है। एक्सपोनेंट 7 बिट का, साइन बिट इंक्लूड है। और हमको इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 10 बिट थी तो 1.9 बिट ये हो गई और इंटू 2 की पावर यहां रखा जाता है एक्सपोनेंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ज्यादा से ज्यादा 7 बिट में देखना है। और अगर यहां पर ये ना कहा जाता कि साइन बिट इंक्लूड है तो इसका मतलब हम ये समझते कि जो एक्सपोनेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि साइन बिट इंक्लूड है एक्सपोनेंट में, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव 7 बिट में कितना जाएगा? 63, और हाईएस्ट नेगेटिव -64। तो हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हमने सबसे बड़ा रख लिया 63। तो ये 2 की पावर 63 और इसको जब 2 की पावर में बदलोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग को मल्टीप्लाई 2 की पावर 63 से करोगे तो लगभग 62 मतलब ये नंबर सबसे हाईएस्ट बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताएं। कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है, फ्लोटिंग पॉइंट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी यूनिट डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड। ठीक है, हाउ मेनी सेपरेट एड्रेस एंड डेटा लाइन नीडेड। तो इन्होंने खुद बोला है द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की जो कैपेसिटी है वो हमने डिफाइन कर दी है। कैसे डिफाइन कर दी है? नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं, इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड, नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो ये इन्होंने लिखा क्या? 4K इंटू 16। तो इसका मतलब क्या है? टोटल जो वर्ड है वो कितने हैं? 4K हैं। तो आप वर्ड का मतलब समझते हो? वर्ड का मतलब बोलो। ठीक है, तो वर्ड का मतलब जो ये एक ब्लॉक है इसको बोलते हैं एक वर्ड। ये एक वर्ड, ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड, ये 4। तो इसमें टोटल वर्ड कितने हैं? 4K। और एक वर्ड का साइज 16 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्होंने जो इसको लिखा है, क्या लिखा है? वर्ड कितने हैं मेमोरी में और नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड। एक वर्ड में कितनी बिट है? तो एक वर्ड में 16 बिट है और इतने टोटल वर्ड है। तो ये जब इतने वर्ड हैं, जैसे अगर ये 8 होते वर्ड, 8 होते तो एड्रेस बिट कितने लिखते आप? 3। अगर ये 8 होते तो एड्रेस बिट कितने लिखते? 3। अगर ये 16 होते तो एड्रेस बिट 4। कैसे? 2 की पावर से। तो अगर इतने ये स्पेस हैं, इतनी लाइनें हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10। तो इसका मतलब 2 की पावर 12। तो एड्रेस बिट कितनी होंगी? 12 होंगी। एड्रेस बिट 12 और डेटा बिट 16। डेटा बिट का मतलब एक डेटा में कितनी बिट यूज हो रहे हैं?
तो एक डेटा में कितने बिट? 16। तो यहां पर आंसर 2 की पावर 12 हो जाएगा एड्रेस और 16 बिट का डेटा। बात समझ पा रहे हो? ये किस पर बेस है? मेमोरी साइज वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वही है सेम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ बिट पर वर्ड। अगर मान लो ये नहीं भी लिखते तब भी आपको ये पढ़ के अब नोट कर लेना अपने दिमाग में, क्या कि इसका मतलब होता है कितने वर्ड हैं, इसका मतलब होता है एक वर्ड का साइज कितना है। समझ पा रहे हो? तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि 16 के इंटू 64, 16 के इंटू 64 इतने साइज की मेमोरी है। इतने साइज की मेमोरी कैसे आ गई पता है आपको? क्योंकि मेमोरी साइज ऐसे ही निकलता है, नंबर ऑफ लोकेशन इंटू एक लोकेशन का साइज। तो ये टोटल मेमोरी साइज ही लिखा है। ये क्या लिखा है? टोटल मेमोरी साइज। तो अगर टोटल मेमोरी ये साइज है और आपसे पूछे नंबर ऑफ लोकेशन कितनी होंगी, नंबर ऑफ लोकेशन, तो इसको 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10, तो नंबर ऑफ लोकेशन कितनी होंगी? कितनी होंगी? 14 नहीं होंगी, 2 की पावर 14 होंगी। नंबर ऑफ लोकेशन 2 की पावर 14 होंगी, लेकिन लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस बिट 14 होंगे। नहीं समझ पा रहे हो आप? जैसे इसमें अगर 8 है और हम आपसे पूछे लोकेशन कितनी होंगी तो आप 3 थोड़ी ना बोलोगे, 8 बोलोगे, और एड्रेस बिट कितनी होंगी तब 3 बोलोगे। तो वैसे यहां पर 2 की पावर 14 तो लोकेशन है 2 की पावर 14, एड्रेस बिट 14, और एक वर्ड में कितना डेटा स्टोर होगा? 64 बिट। तो हो सकता है कि 64 लाइनें लिखा हो, या इसको बाइट हाइट में भी कन्वर्ट कर देंगे। 8 बिट 1 बाइट होता है, तो इसमें कितने 64 हैं, तो इसका मतलब 8 बाइट कह सकते हो या 64 बिट कह सकते हो, जो भी समझ में आए या जैसा दिया हो। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। अगला क्वेश्चन देखें। कहा गया द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग ऑफ कैश ऑर्गेनाइजेशन इन दैट इज नॉट अलाउ साइमल्टेनियसली एक्सेस द इंटेंडेड डेटा एंड टैक्स। कह रहे हैं कि डायरेक्ट मैपिंग का जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो एक साथ डेटा और इसके टैग को यूज करने नहीं देता है। क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी समझा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें जो मेन डिसएडवांटेज है किसका? डायरेक्ट मैपिंग का, वो ये है कि वो हमें इंटेंडेड डेटा, जो डेटा हमको चाहिए वो, और जो इसका टैग है वो दोनों एक साथ एक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये किस कारण से है ये बताना है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो पहले तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट एड्रेस, और इनडायरेक्ट एक्सेस या इनडायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेस, या इसको मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग और इनडायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो समझें। जैसे आपके पास ये एक कोई कैश मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कैश मेमोरी। ये हमारे पास कोई एक रैम है, और ये हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है। ऐसा हो सकता है? ठीक है, 3 मेमोरी है। एक हमारे पास कौन सी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपको पता है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब इसमें एड्रेस होता है जहां से डेटा उठाना होता है, जहां से डेटा उठाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 मेमोरी, तीनों मेमोरी में अपने ब्लॉक, अपने साइज और एक ब्लॉक का साइज, सब कुछ डिफाइन है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो ये कैश मेमोरी है, ये हमारे पास रैम है या मेन मेमोरी। ठीक है, और ये
सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 1011 है। ठीक है, क्या है 10, जैसे आपने कोई डेटा सर्च किया, वो गया यहाँ पे, तो कैश मेमोरी उसको क्या बताएगा कि रैम में ये मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा? 1011 पे। जैसे यहाँ पे आएगा तो उसको कैश मेमोरी क्या बताएगी कि आपको डेटा इस पोजीशन पे मिलना है। अब जब वो इस पोजीशन पे पहुंचा कंट्रोलर, तो अब यहां से मान लो उसको डेटा मिल गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डेटा नहीं मिला, उसने भी दे दिया कि आप जो है इस वाले एड्रेस पर पहुंचो तो आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, इस एड्रेस पे पहुंचो तो आपको डेटा। तो अगर डेटा यहीं मिल जाता तो डायरेक्ट मैपिंग बोलते हैं, और अगर एड्रेस से एड्रेस पे जाना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मैपिंग। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मैपिंग। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैपिंग समझ में आ गई। डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि आपको एड्रेस जैसे ही यूज करोगे उस एड्रेस पर डेटा मिल जाएगा, और इनडायरेक्ट मतलब उस एड्रेस पर भी एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, जैसे आप किसी का मकान ढूंढ रहे हैं और एड्रेस लेके पहुंचे, मकान मिल गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट मिल गया आपको। और अगर आप पहुंचे, उसने कह दिया आगे अभी 4 मकान और छोड़ करके, तो इसका मतलब मिला तब भी, लेकिन वो आपको इनडायरेक्टली मिला। क्लियर है? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट जब हम कौन सा डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो अलाउ नहीं होता है क्या? इंटेंडेड डेटा एंड टैग। अब इसमें भी एक चीज होती है, क्या होती है कि जो ये आपका डेटा होता है तो इसमें टैग बिट भी होती है। ठीक है, क्या होती है? टैग बिट। तो यहां पर जैसे डेटा है, डेटा के साथ उसकी टैग बिट है, तो कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ एक्सेस नहीं कर पाते। तो अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो साइज बड़ा होता है रैम का, सबसे बड़ा साइज इसका, फिर इसका, और फिर इसका। अब ये जो काम करती है, ये क्या करती है? केवल और केवल टेबल टाइप की बनाती है। कैश मेमोरी का काम बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना नहीं है, उसकी मेमोरी छोटी इसलिए रखी जाती है कि उसमें टेबल बन जाए, उतना सफिशिएंट डेटा होना चाहिए, टेबल बनने भर की जगह होनी चाहिए बस। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है? कह रहे हैं कि इट इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर देन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो उसका एक्सपेंसिव से मतलब कोई कभी होता ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप कोई काम करना चाह रहे हो, अब वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि महंगा है इसलिए नहीं हो। जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है और आप दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हो बाय द वे, तो आप ये रीजन नहीं दे सकते हो कि यहां से वहां तक का किराया महंगा है इसलिए हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि सस्ते साधन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहोगे तो पहुंच जाओगे। तो कोई टास्क अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसका महंगे सस्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत। फिर यहां पर कह रहे हैं कि कैश हिट रेशियो इज डिग्रेडेड इफ 2 आर मोर ब्लॉक्स। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक होंगे तो इसका कैश हिट रेशियो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड मतलब कम हो जाएगा, डिग्रेड मतलब कम। तो ये बात थोड़ी सी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब ब्लॉक ज्यादा होंगे तो इसमें कैश हिट रेशियो जो है, हिट रेशियो मतलब डेटा का मिलना, ये कम हो जाएगा। तो ये उल्टा बोल दिया इन्होंने। क्यों उल्टा बोल दिया? क्योंकि अगर ब्लॉक ज्यादा होंगे तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि हिट रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा इसमें डेटा सेव होगा तो मिलने के ज्यादा चांस हैं कि कम? ज्यादा। तो ये ऑप्शन भी आप क्या कर दोगे? गलत। फिर इसके बाद है यूज्ड अल्टरनेटिवली मैप ऑन टू द सेम ब्लॉक फ्रेम इन द कैश। और अगला है द नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर द कैश इंक्रीजेज लिनियरली विद द साइज ऑफ मेमोरी। तो ये बात सही है। क्या सही है? कि अगर मेन मेमोरी का साइज जितना होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके ब्लॉक बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके ब्लॉक बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितना डेटा होगा उतनी ज्यादा इसमें टेबल बनानी पड़ेगी। भाई अगर हमने कहा इसका साइज 4 GB का है रैम का,
तो इसको अपने में टेबल जो है 4 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए बनानी होगी, बट हमने कहा इसका साइज 16 GB है, तो फिर इसको अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इसका साइज बढ़ जाता है तब एक साथ इसका डेटा और टैग एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि इज यूज्ड अल्टरनेटिवली मैप ऑन टू द सेम ब्लॉक फ्रेम। ठीक है, तो कह रहे हैं सेम ब्लॉक फ्रेम को यूज करने के लिए अल्टरनेट मेथड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, जैसे इसका साइज बढ़ेगा इसको ज्यादा ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कब का पेपर है, 2008 का। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। तो इसमें आपसे कहा गया एक एरे है, एरे मतलब समझते हो, एक एरे है उसमें 1 2 अप टू 10 तक है। तो यहां से कह रहे हैं ए आई का मतलब है 2i। ठीक है, मतलब अगर A4 चाहिए तो 8 होगा, A7 चाहिए तो 14 होगा। तो कह रहे हैं कि आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ जे को असाइन किया गया A और A5। ठीक है, ये असाइन किया गया, तो कह रहे हैं कि AJ की वैल्यू क्या होगी, AJ की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो आप जब यहां से निकालोगे A, तो जब AJ निकालोगे AJ, तो A5 निकालना है, तो A5 मतलब 10, तो यहां से कितना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर अगर यहां से देखें तो आपको A 10 निकालना है, मतलब 10 वाली पोजीशन, तो A10 मतलब 20। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वैसे ये वाला ब्रैकेट है नहीं, ये हम अपनी तरफ से लगा दिए। ठीक है, तो J की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20, समझ पा रहे हैं, J की वैल्यू 20। अब आपसे कह रहे हैं AJ बताओ, तो हमको बताना है किसकी वैल्यू A20। तो आप कह सकते हो कि A20 की वैल्यू 40 होगी, लेकिन A जो है उसमें 10 ही पोजीशन है, मतलब जो ये हाईएस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो 10 कर पाएगा, 20 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप बोलोगे A20 की वैल्यू निकल के नहीं आएगी। बात आप समझ पा रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है, AI तभी डिफाइन है जब I की वैल्यू 1 से 10 है, और हमारी I की वैल्यू 1 से 10 के हो गई बाहर, तो इसका मतलब डेटा अनडिफाइंड। समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें, मैथ की तरीके से A5 की वैल्यू निकाली तो हमारी 2i के अकॉर्डिंग 10 आ गई, A10 निकाला, A10 2i के अकॉर्डिंग 20 आ गया, J की वैल्यू 20 हुई। हमें पता करना है AJ मतलब A20, और A20 निकलेगा नहीं क्योंकि डिफाइन है नहीं। समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन बायोस में एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले काम करता है कौन, बायोस। फिर कह रहे हैं कि फंक्शन इक्विवेलेंट है, तो किसके इक्विवेलेंट है, तो यहां पर हम लोग इसको के मैप से कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन के मैप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट A, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट BC, और BC कॉम्प्लीमेंट A और BC। तो यहां पर AB कॉम्प्लीमेंट C कहां, यहां आएगा, और A कॉम्प्लीमेंट BC यहां पर, और ABC कॉम्प्लीमेंट तो यहां पर, और A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C यहां पे आएगा। सही लिख रहे हैं हम। अब इसको हमें क्या करना है, पेयर बनाने। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक पेयर ये बन जाएगा, और एक पेयर ये, और कोई बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां पे हमें ऐसा लग रहा है गलत है कुछ, एक बार चेक कर लो क्या गलत लिखा हमने।
गलत क्यों समझ में आ रहा है पता है? क्योंकि एक उसमें बच रहा है और जो बचेगा उससे आएंगे 3 लिटरल, 3 आएंगे ना, सभी में 2 2 हैं, तो इसका मतलब कुछ गलत है। देखो भाई एक बार 2008 के पेपर में एक और टर्म है, कौन सा? ए बी डैश, ऐसा? ठीक है, ए बी डैश सी डैश। तो ए बी डैश सी डैश कहाँ आएगा? ए यहां पे, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बना लेंगे ब्लॉक। तो एक तो आपका ये बन जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, नहीं तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे जब मैच नहीं करेगा तो वैसे बना लेंगे। तो अगर हम ये वाला बनाए तो इस वाले पेयर को क्या लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी। फिर जब इसको लिखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी, और जब इसको लिखेंगे तो ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो इसमें ये है और इन दोनों में अभी नहीं है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो वो दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब ये अभी है सही, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है सही, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं। तो फिर इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पेयर चेंज करने पड़ेंगे। तो जब पेयर चेंज करोगे तो एक पेयर ये और एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो जब ये इधर वाला पेयर ऐसे लिखेंगे तो ये ए सी कॉम्प्लीमेंट, इनको लिखेंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, और जब ऊपर वाले को लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी इन दोनों में है, ए बी कॉम्प्लीमेंट यहां पर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें दोनों ही आंसर आएंगे, लेकिन दोनों में से एक को आपको लेना है। अगला क्वेश्चन है, 4 बिट के 2 नंबर है और हमको इनको जोड़ना है। तो यहां पर एक नंबर है 1101 और एक है, और आपको पता है कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो ओवरफ्लो अकर नहीं होता है। ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरफ्लो अकर नहीं होता। ओवरफ्लो तभी अकर होता है जब दोनों पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव हो और दोनों नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव हो। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो यहाँ पर 1 0 1 1 0 और 1 1 0, ठीक है, और कितना 1। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट। और ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों बिट सेम है तो ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, कि सम होगा 0 0 1 और ओवरफ्लो अकर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ये, तो इसको पहले भी पेपर में आ चुका है। तो बेस आर बराबर 13 बेस आर का होल स्क्वायर। समझ पा रहा है कि नहीं? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू आर की पावर 0, 2 इंटू आर और 2 इंटू आर स्क्वायर बराबर 3 इंटू आर की पावर 0 और 1 इंटू आर का होल स्क्वायर। तो यहां से करोगे तो 2r स्क्वायर प्लस का 2r प्लस का 4 बराबर r प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6r। इसको इधर घटा देंगे तो r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस आर माइनस 5 0। आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस 5, 1 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 5। तो आर की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू, तो बेस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो आर की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहे हैं कि ए और बी 2 नंबर हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो उनका प्रोडक्ट बताओ।
तो अगर हम पहला वाला नंबर देखें 1 1 1 1 1 0 1 0, तो यहां से ये नंबर निगेटिव होगा, होगा कि नहीं? तो हम लोग निगेटिव लगा ले और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो यहां से 0 1 1 और सारे 0, तो इसका मतलब ये माइनस का 6 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस की 6। और अगर हम बी देखें तो बी हमारा 0 से स्टार्ट है तो पॉजिटिव है, 10 है, तो इनका प्रोडक्ट -60 आएगा। तो 60 पहला बाइनरी निकाल लो, 60 की बाइनरी, तो 2 से करोगे तो 30, फिर 2 से करोगे तो 15, और फिर 4 बार 1 होगा, ऐसे कर लोगे ना आप? ठीक है, या कर लो। 2 7 14 और 2 3 6 और 2 2 1 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे। तो यहां से जब जाओगे तो इसका मतलब 60 को हम लोग लिखेंगे 1 1 1 1 0 0। 8 बिट में है तो 0 0। ठीक है, अब हमको -60 लिखना है टूज में, तो टूज निकाल देंगे। तो ये 1 0 0 0 और 1 1, तो आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी 1 2 जाए तो बस मेन काम है नंबर पहचानना, पॉजिटिव है तो क्या है, निगेटिव है तो क्या है, उसका डेसिमल में निकाल के सिंप्लीफिकेशन। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहे हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, आपको ये शायद ना पता हो, 2008 का पेपर ऐसा था जिसमें 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब की बार आपके 20 आने हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए हमने क्या कहा था, जब ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश रहेगी एग्जामिनर की। ठीक है, यहां लिखा है x, y, x और y, तो हम लोग सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व करोगे तो यहां से ये आपका क्या बनेगा, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, इधर से आपका y और इधर से ये जाएगा, और यहां से आपका x। ठीक है, तो जब इसमें जाएंगे तो x प्लस इसको हम x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, इसको x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का नॉर। ठीक है, तो उनका नॉर, फिर ऐसे यहां पर लिख सकते हैं क्या, y प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट का नॉर। अब अगर चाहो तो सुविधा के लिए इसको यहीं सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो x प्लस एक्स बार और x प्लस वाई बार और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो हो जाएगा 1, तो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये x कॉम्प्लीमेंट y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप कह सकते हो x कॉम्प्लीमेंट y और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो x कॉम्प्लीमेंट y और एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से ये आपका है एक्सऑर, ये वाला एक्सऑर, इसका नॉट तो एक्स नॉर, तो आंसर आपका बी ऑप्शन। आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? आपको पता है कि एक्स और वाई, एक्स वाई और एक्स और होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या है, यहाँ पे नॉट है ना, तो इसका मतलब इसको एक्स नॉर बोला जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट द वर्चुअल सिस्टम दैट यूजेज पेजेस। ठीक है, अब वर्चुअल सिस्टम क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लो।
तो वर्चुअल सिस्टम जैसे आपका कैश मेमोरी वाला चीज है वैसे ही लगभग सेम होता है, ठीक है। ये आपके पास एक कोई मेमोरी है और ये आपके पास कोई एक और मेमोरी। तो हमने क्या किया, ये हमारी एक्चुअल मेमोरी जिसको हम लोग फिजिकल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल मेमोरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल मेमोरी। अब हम लोग इसी की एक वर्चुअल मेमोरी बना देते हैं। कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। तो जब आप वर्चुअल मेमोरी बना देते हो तो ये क्या करती है कि ये भी डेटा को स्टोर करती है। तो इसमें जो ये चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं पेजेज। इनको क्या बोलते हैं? पेजेज। और इसमें क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोल सकते हो या फ्रेम बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रेम, ठीक है। फ्रेम भी बोल सकते हो और ब्लॉक भी। और इसमें जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेजेस। तो इसमें भी सेम वैसा ही काम है। कैसा? कि इसके अंदर बस इतना सेव होता है कि कौन सा डेटा इसमें कहाँ स्टोर है। भाई जैसे हार्ड डिस्क है तो हमने आपको बताया है कभी भी अगर आपको कोई डेटा हार्ड डिस्क से उठाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए और पहली लाइन चेक की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर आपको 10,000 पोजीशन पे वो मिला, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा? टाइम खर्च होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उस मेमोरी का पूरा मैप है हमारे पास, ठीक है, मतलब वर्चुअल मेमोरी है, उसमें सब कुछ सेव है, तो कोई डेटा एक्सेस करना है सीधे यहां देखेंगे और उसके सीधे फ्रेम पे पहुंच जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसमें आपके कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विथ ट्रू अबाउट द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, क्या सही है वर्चुअल मेमोरी से संबंधित। तो इसमें आपके पास पहला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है क्या? द वर्चुअल एड्रेस स्पेस कैन बी लार्जर देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास क्या? प्रोग्राम मस्ट बी रेसिडेंट इन द मैन मेमोरी थ्रू आउट देयर एग्जीक्यूशन। फिर इसके बाद है पेजेज करेस्पॉन्ड टू सिमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो अब पहला वाला समझो, कह रहे हैं कि जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, एड्रेस स्पेस मतलब इसमें भी तो एड्रेस होंगे, इसके एड्रेस होंगे और इसके अपने एड्रेस होंगे, होंगे कि नहीं? तो अगर इसमें मान लो 5 एड्रेस हैं, इसमें कितने हैं? 5 एड्रेस। तो इसके लिए एड्रेस स्पेस ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि ये पूरी मेमोरी इसके एड्रेस को भी रिप्रेजेंट करेगी और साथ साथ ये अपने एड्रेस को भी रिप्रेजेंट करेगी। समझ पा रहे हो? ये जो मेमोरी है ये इसके एड्रेस को तो रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि इसी के लिए काम कर रही है, और साथ साथ में ये अपने एड्रेस को भी कंटेन करेगी, तो उसके लिए इसमें एड्रेस ज्यादा जरूरत पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस कैन बी लार्जर देन द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। इसके एड्रेस स्पेस से इसका स्पेस एड्रेस ज्यादा हो सकता है। अगला है कि प्रोग्राम मस्ट बी रेसिडेंट इन द मेन मेमोरी। तो जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इसके अंदर तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो केवल रेफरेंस के लिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां पर होगा? इस वाली मेमोरी में, इसी को फिजिकल। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। फिर अगला है कि पेजेज करेस्पॉन्ड टू सिमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम। तो सिमेंटिक का मतलब होता है लॉजिकल तरीके से, यही होता ना, सिमेंटिक का मतलब लॉजिकल। तो कह रहे हैं कि पेजेस जो हैं वो सिमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की नहीं है, मेमोरी की है। पेजेस जो है वो एक लॉजिकल तरीका है। भाई जो ये पेजेस बन रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी बन रही है, ये कोई फिजिकल नहीं है, कोई उसके अंदर है नहीं मेमोरी, ये इसी में से थोड़ा सा स्पेस लेके इसके लिए बनाई जा रही होती है। तो ये जो है तो लॉजिकल चीज ही, ठीक है। लॉजिकल का मतलब ऐसी एल्गोरिथम है कि इसको हम ऐसा डिजाइन करते हैं, लेकिन ये किसके लिए करते हैं? मेमोरी के लिए, ना कि प्रोग्राम। तो यहां पर कौन सा? सी, ठीक है। पहला और सेकंड आपका सही। क्लियर है? अगला है आपका
द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, कितने गेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गेट रिक्वायरमेंट होंगे, तो हमें सबसे यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो आपको दिया गया एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स बार प्लस वाई बार का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जेड एक्स प्लस जेड वाई, और इसको लिखेंगे तो जेड एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे होगा क्योंकि हमने कौन सी थ्योरम, डिमार्गन थ्योरम लगाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और डॉट की जगह प्लस कर दिया। है बात सही? नहीं है, क्योंकि हमने वो दोनों काम एक साथ कर दिए। तो जेड बार प्लस एक्स वाई और एक्स बार प्लस वाई बार यहां प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में जेड एक्स प्लस जेड वाई, और इसको लिखेंगे जेड एक्स वाई और इसको एक्स वाई। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहां से अगर देखें तो और सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां से z कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये जेड एक्स प्लस एक्स वाई हमने लिख लिया, ये दोनों टर्म नोट कर लिए, और इससे हमने क्या किया, z कॉमन लिया। तो y प्लस वाई बार और y प्लस एक्स बार, समझ रहे हैं किस प्रॉपर्टी से। तो यहां से जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर जेड, कहां पे, इससे z कॉमन लिया, ये जेड एक्स एक्स वाई प्लस इसको करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया जेड वाई और प्लस जेड एक्स बार। तो इससे जब z कॉमन लोगे तो आ जाएगा, और एक्स वाई प्लस जेड वाई, तो इससे जब y z कॉमन लोगे तो z प्लस एक्स वाई, तो ये आपका आया। तो इसके लिए अगर ये सर्किट हमको बनाना है तो जाहिर सी बात है एक प्लस गेट यूज होगा, एक डॉट गेट। तो कितने गेट, 2 गेट यहां पर यूज होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, एक गेट यूज होगा इन दोनों का एंड करने के लिए और एक होगा इन दोनों का और करने के लिए। तो हमारे कितने गेट यूज हो जाएंगे, 2 गेट। समझ गए इतनी बात? क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है अस्काई कोड। तो कितने बिट, 7 बिट होता है, अगर बहुत ज्यादा करता है तो 8 बिट कर लेता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये पेपर आपका 2008 कंप्लीट हुआ।